द स्टेज ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। आज हम लोग मनुष्य का भ्रूण होता है उसके विकास के बारे में बात करेंगे। पूरा भ्रूणीय विकास नहीं डिस्कस करेंगे, केवल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, जिस स्टेज में उसका इम्प्लांटेशन होता है उस स्टेज का बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं दैट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ द fallopian tube, in the proximal part of the fallopian tube near the ampullary isthmus junction, or you can say anywhere in between the ampulla and isthmus। जो निषेचन की क्रिया होती है, ये जो अंडवाहिनी होती है इसके प्रारंभिक भाग में जो एम्पुला और isthmus के बीच का जो भाग होता है वहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन, as we know that during the process of fertilization there is a fusion of a male gamete, the sperm, and ovum। Both of these structures contain X number of the chromosomes। ये जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसमें भी X नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और ओवम में भी X नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो दोनों के X नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज एक्चुअली द जाइगोट। इस जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ हुई है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एनीवेयर इन बिटवीन द एम्पुला एंड स्टिमुलस। जाइगोट जो बना है, अब इसके बनने के बाद इसमें डिविजन्स की प्रोसेस शुरू होती है। ये विभाजन सामान्य कोशिका विभाजन से फर्क होता है। सामान्य कोशिका विभाजन में दो कोशिकाएं डिवाइड करती हैं और अलग अलग हो जाती हैं, पर ये भ्रूण विकास में सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसको क्लीवेज कहा जाता है। हिंदी में उसको लोग विदलन कहते हैं। तो विदलन या क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिकाएं पूर्णतः एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, बल्कि आंशिक रूप से एक दूसरे के साथ रहती हैं। यहाँ पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो ओवम था ये ज़ोना पेलुसिडा से ढका हुआ था। ज़ोना पेलुसिडा एक थिक कवरिंग थी अराउंड द ओवम, जिसमें सबसे बाहर ज़ोना रेडिटा की कोशिकाएं थी, उसके बाद ज़ोना पेलुसिडा था, उसके बाद विटलाइन मेम्ब्रेन थी और विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जो था वो ओवम मौजूद था। ये जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है ये साथ साथ अभी है, ये अभी नष्ट नहीं हुई है। ज़ोना पेलुसिडा इज स्टिल देयर, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टार्ट्स or the process of cleavage starts। Technically we can call it the process of cleavage। This cleavage is almost very much similar to the simple mitotic division। No more meiosis now required। meiosis gametogenesis के दौरान, शुक्राणु जनन के दौरान हो चुकी है, अब meiosis नहीं होनी है। अब जितने भी डिविजन्स होंगे सब माइटोटिक डिविजन्स होंगे। माइटोटिक डिविजन का मतलब क्या हुआ? समसूत्री विभाजन होंगे और जिनमें के क्रोमोसोम्स का नंबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले जो जाइगोट में जो पहला क्लीवेज होता है, इसके बाद दो सेल्स बनते हैं। ये दो सेल्स फिर मल्टीप्लाई करते हैं और इनसे जो डिविजन सेल बनते हैं ये 4 सेल बनते हैं। ये जो डिविजन्स हो रहे हैं ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज हैं, यानी कि पूर्ण रूप से कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और वो कोशिकाएं समान आकार की लगभग होती हैं। ये 4 सेल स्टेज कन्वर्ट होती है 8 सेल स्टेज, यानी कि जैसा सिंपल डिवीजन होता है कि जब सेल डिवीजन हो रहा है तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल बनेंगे, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में हमेशा नंबर डबल होता जाता है। तो एक 4 सेल स्टेज फॉर्म हुई। 4 सेल स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज आती है और ये सब उसी ज़ोना पेलुसिडा के अंदर है। और जिस समय ये प्रोसेस ऑफ क्लीवेज हो रही है उस समय जो ओवम है, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, नाउ इट इज जाइगोट और यू कैन से डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये धीमे धीमे फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता जा रहा है टुवर्ड द यूट्रस। ये यूट्रस क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के हिस्से में ये था तो वहाँ से लगातार धीमे धीमे आगे खिसकता जा रहा है, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसमें जैसे हमारी आहार नाल में क्रामकोनिशन गतियाँ होती हैं, पेरिस्टाल्सिस होती है, द सेम टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड ऑल्सो देयर इज some sort of ciliary movement which is pushing the ovum forward toward the uterus। ये जो उसमें क्रमाकुंचन गतियाँ हो रही हैं और जो उसकी अंदर की जो वॉल, उसकी दीवार पे जो पेशियाँ लगी उनके कारण क्रमाकुंचन गतियाँ हैं, और साथ ही साथ जो अंदर सिलिया लगे उनके कारण उनके सिलियरी मूवमेंट्स हैं, जो ओवम को लगातार, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, जो डेवलप करता हुआ भ्रूण है, इसको लगातार आगे ढकेलते जाते हैं फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ। ये 8 सेल स्टेज से 16 सेल स्टेज आती है। जिस समय 16 सेल स्टेज आती है उस समय ये लगभग 80% पार्ट फैलोपियन ट्यूब का क्रॉस कर चुका होता है, और इसके बाद 32 सेल स्टेज आती है। जब 16 से डिवीजन होगा तो 32 सेल स्टेज बनेगी, और इसके बाद फिर ये स्टेज और ये स्टेज
ये बाहर से देखने में मलबरी जैसे लगते हैं, शहतूत जैसे लगते हैं, और इसीलिए ये मोरम से डिराइव किया गया वर्ड, मोरम और मलबरी से ये मिलता जुलता होने की वजह से उसको नाम दिया गया मोरुला। तो दिस मोरुला इज एक्चुअली अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स which apparently morphologically appears like an mulberry, so it is named as morula। और ये 32 सेल स्टेज, और उसके बाद उसी में डिवीजन होता है। जब एक बार फिर डिवीजन होगा तो सेल्स का नंबर डबल हो जाएगा, 32 से 64 हो जाएगा। और ये 64 सेल स्टेज जो है ये अब फैलोपियन ट्यूब के लगभग किनारे पर आ चुकी है, फैलोपियन ट्यूब के आखिर में पहुंच गई होती है। और इस समय देयर आर टू मेजर चेंजेस एट दिस पॉइंट। When the 64 cell stage has been formed, then the process of division keeps on going। 64 का डबल होगा, फिर उसका डबल होगा, फिर उसका डबल होगा, like this the cellular multiplication process is going on। But simultaneously, the cells are arranged inside that structure in two layers। Some of the cells form a peripheral layer of the lining of the cells, which is these cells are called as trophoblastic cells, and some of the cells have been accumulated in the form of a cluster inside the center, or these are cells are called as formative cell, or they can be also named as stem cell because they are totipotent cell। When we use the word totipotent, that means the cells which are capable of forming any type of required cell of an organism। जो stem cells होते हैं वो totipotent होते हैं, यानी कि ये कह लीजिए कि उनमें सर्वगुण संपन्न होते हैं, and they can form any type of the required cell in the body। कोई भी सेल चाहिए हो बॉडी में उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेटिव सेल है, क्योंकि इसी से आगे चल के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, तो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स सेंटर में एक्युमुलेट हो जाता है, और इन बिटवीन फॉर्मेटिव सेल एंड द ट्रोफोब्लास्टिक पेरिफेरल लेयर देयर इज एन स्पेस, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। नाउ इन अदर एनिमल्स it is called as blastola, but here in the case of the human beings it is called as blastocele because there is a cavity-like structure and blastocele is present in all individuals. Whenever the blastula has been formed in every individual, there is a cavity which is called as blastocele. So blastocele is here present also here, but this stage is a cyst-like structure, so it is named as blastocyst। ये जो साथी इसमें कुछ कोशिकाएं जो जब ये 64 सेल बन गई थी, इसके बाद 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके 128 होंगे, इस तरह से इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा कोशिकाओं का। और जब कोशिकाओं का नंबर तेजी से बढ़ रहा होता है उस समय कुछ कोशिकाएं परिधि पर जाकर व्यवस्थित हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहा जाता है, और कुछ कोशिकाएं एक जगह समूह में एकत्रित हो जाती हैं, ये कहलाती हैं फॉर्मेटिव सेल्स। और ये फॉर्मेटिव सेल ही फ्यूचर में भ्रूण का विकास करेंगे। भ्रूण का विकास इसी फॉर्मेटिव सेल से होगा, और जो पेरिफेरल सेल्स हैं ये केवल पोषण एकत्रित करने का, पोषण ग्रहण करने का काम करेंगे, इसीलिए इनको ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहा गया। ये स्टेज सिस्ट लाइक होती है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। Blastocyst stage from fallopian tube enters in the uterus, and inside the uterus there is a lot of secretion of the nourishing material which is rich in the carbohydrate, and the villi are also the lining of the endometrium is now, because of the effect of progesterone, this is quite bulky and quite thick। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसके प्रभाव के कारण एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अब तक काफ़ी थिक हो चुकी है, काफ़ी मोटी हो चुकी है, और उसके अंदर की दीवारों से काफ़ी सारे पोषक तत्वों का श्रावण होता है, और वो पोषक तत्व जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है जो इस अवस्था को पोषण प्रदान करते रहते हैं ना। ये स्टेज जो है जब आगे बढ़ती है तो ये कहीं पर या तो ऊपर यूट्रस के ऊपरी हिस्से में जिसे फंडस कहते हैं वहाँ, या यूट्रस के ऊपरी हिस्से में एंडोमेट्रियम के किसी भी हिस्से में, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है उसमें किसी भी हिस्से में ये दीवार के संपर्क में आते हैं। जब तक ये दीवार के संपर्क में आते हैं उस बीच में इसकी ज़ोना पेलिसिडा की लाइनिंग जो पेरिफेरल लाइनिंग थी वो डिजेनरेट हो चुकी होती, नष्ट हो चुकी होती। द पेरिफेरल लाइनिंग ऑफ द ज़ोना पेलिसिडा इज नॉट डिजेनरेटेड, एंड नाउ दिस एंटायर ब्लास्टोसिस्ट इज एन नेकेड स्ट्रक्चर, इट इज विदाउट एनी कवरिंग। ये इस तरीके से विदाउट एनी कवरिंग होता है। ये कवरिंग के बगैर जो स्ट्रक्चर होता है ये जिस जगह एंडोमेट्रियल लाइनिंग के संपर्क में आता है उस जगह
ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स से कुछ पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस जगह के एंडोमेट्रियम को डाइजेस्ट कर देते हैं जिस जगह पे संपर्क में आता है। और वो बिल्कुल वैसे ही एक्शन होता है जैसे एंटोमोबा हिस्टोलेटिका जो होता है, जब उसको इंटेस्टाइन की वॉल में पेनिट्रेट करना होता है तो एंटोमोबा हिस्टोलेटिका से हिस्टोलाइसिन नाम का एंजाइम निकलता है जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसमें एक ग्रूव बन जाती है जिसमें वो एंटोमोबा हिस्टोलेटिका चला जाता है। द सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग के पास पहुँचने के कांटेक्ट में आने के बाद इसके पेरिफेरल लाइनिंग से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को डाइजेस्ट कर देते हैं, और जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग डाइजेस्ट होती है तो जो ग्रूव बनती है उसके अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ये चली जाती है। और जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज उस ग्रूव में, उस गड्ढे में चली जाती है, उसके बाद इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो करना शुरू करते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ पतली पतली धागे नुमा रचनाएं होती हैं। यू कैन से जैसे कि आप लोअर क्लास में राइजॉइड्स पढ़ते हैं उस तरीके से। तो दीज आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड एंटरिंग इनसाइड द यूट्राइन वॉल। ये यूट्राइन वॉल के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब यूट्राइन वॉल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने लगते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने लगते हैं, और जब पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं तो उससे अब भ्रूण का पोषण शुरू हो जाता है। इसके बाद की जो स्टेज होती है इसमें ये फॉर्मेटेड सेल्स जो हैं अब इनमें फर्दर चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस के बाद फिर भ्रूण का संपूर्ण विकास होगा। फिर में चेंजेस होते हैं, कभी कभी कोई भ्रूण जब डेवलप होना शुरू होता है तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो प्रोसेस होती है गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस के दौरान विभिन्न जो बेसिक लेयर्स होती हैं वो बनती हैं, यानी कि पहले तो एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर एक नर्व कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसके बाद फिर प्रेजेंटिव एरियाज डिमार्केशन के बाद एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का डिमार्केशन हो जाता है, यानी कि जो मध्य स्तर है, जो वाय स्तर है और जो अंतर स्तर है, इन तीनों लेयर का सेपरेशन हो जाता है। फिर प्रत्येक लेयर ग्रो करती है और हर लेयर से अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सारी प्रोसेसेस होती हैं इतने हिस्से। और जब इस भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है तब जा करके ये भ्रूण डेवलप करके एक संपूर्ण एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से लेकर के और एम्ब्रियो बनने, यानी नहीं बल्कि ब्लास्टोसिस्ट से कहने के बजाय भ्रूणीय विकास में जाइगोट से लेकर निषेचन के से लेकर के और भ्रूण के सारे अंग बनने तक की जो क्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3 महीने में पूरी होती है, जिसको कि हम लोग प्रेगनेंसी का गर्भावस्था के प्रथम 3 मंथ पहले मानते हैं। इन्हीं के दौरान पूरी भ्रूणी विकास की क्रियाएँ होती हैं, और 3 महीने आते आते जो भ्रूण है वो पूर्णतः एक मानव भ्रूण के रूप में विकसित हो चुका होता है, जिसमें सभी आवश्यक अंगों का निर्माण हो चुका होता है। उसके बाद जो बचे हुए 6 महीने हैं उनमें उस जो भ्रूण है उसमें विकास होता है, और बच्चा जो है वो लगभग जो पूरी अपनी गर्भावस्था पूरा करने के बाद फिर वो जन्म लेता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें हमको जो करना है वो केवल जाइगोट से लेकर के, यानी फर्टिलाइजेशन के इमीडिएट बाद जाइगोट बना था, और इसके बाद से लेकर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक की बात करनी है। जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है, और यही अवस्था जो होती है इसमें बाहरी आवरण नष्ट हो जाता है, और ये अवस्था जाकर के एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की दीवार जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है उसके साथ अटैच करके उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से पेनिट्रेट करके, और उसके बाद फिर वहीं पर वो विकास करना शुरू करती है। और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ये इस स्टेज को, यहाँ पे ये यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होकर के और वहाँ पर अपनी स्पेस फिक्स कर लेता है, इस स्टेज को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, यानी जो गर्भ स्थापना की क्रिया है वो इसी अवस्था में होती है। इसके पहले ये जुड़ा हुआ नहीं था। इस अवस्था में आके ये यूट्राइन वॉल के साथ, गर्भाशय की दीवारों के साथ इसकी स्थापना होती है। ये इसे गर्भ स्थापना की स्टेज कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं दिस इज द स्टेज ऑफ द इम्प्लांटेशन एंड दिस इज यू कैन से द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी एट दिस स्टेज। इसके बाद की जो स्टेजेस हैं उनमें अलग अलग चीज़ें होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ये सेल, ये जो लेयर है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर और एम्ब्रियोनिक लेयर,
ये डेवलप करना शुरू करेंगे और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर से बाद में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और जो एम्ब्रियोनिक लेयर है इससे भी ये सब मिल करके एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि कोरियन, एम्नियन और लेंटोइड्स का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो प्लेसेंटा बनेगा वो प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करेगा जो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में सहायक होगा। तो आज की जो बात है वो केवल इतनी है कि किस तरह से जाइगोट से लेके इम्प्लांटेशन होने तक की जो स्टेजेस होती हैं हमने आज की बात की है। इसके बाद की स्टेज बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।